हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ओलंपिक गान की रचना किसने की? स्पाइरोस समारास एवं कोस्टिस पालामास ने, जिसमें स्पाइरोस समारास ने संगीत दिया था और कोस्टिस पालामास द्वारा लिखा गया गीत था। और यही ओलंपिक गान के रूप में प्रत्येक आधुनिक ओलंपिक खेलों में गाया जाता है यानी बजाया जाता है, जिसको इंग्लिश में ओलंपिक हाइम भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, ओलंपिक गान को आईओसी से कब मान्यता मिली? 1958 ईस्वी में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक गान को मान्यता मिली। तीसरा प्रश्न, किस ओलंपिक से ओलंपिक गान आधिकारिक रूप से ओलंपिक का हिस्सा बन गया? तो 1960 ईस्वी जो रोम में आयोजित हुआ था ओलंपिक 1960 में, उसी ओलंपिक से ओलंपिक गान प्रत्येक आधुनिक ओलंपिक खेलों में बजाया जाने लगा। चौथा प्रश्न, ओलंपिक शपथ पहली बार किस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। और इस ओलंपिक में यह शपथ केवल एथलीट के द्वारा ही लिया जाता था। जितने भी एथलीट भाग लेते थे उनके द्वारा ही यह शपथ ली जाती थी। पांचवा प्रश्न, ओलंपिक शपथ को किस ओलंपिक में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? आधिकारिक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में जो शपथ हुआ करता था वो केवल एथलीटों के द्वारा होता था, लेकिन 1972 जो म्यूनिख ओलंपिक है, उस म्यूनिख ओलंपिक में एथलीटों के साथ साथ, एथलीट पहले से तो थे ही, उनके साथ साथ अधिकारियों और कोचों को भी उसमें शामिल कर लिया गया। यानी अब सभी लोगों की तरफ से ये शपथ हुआ करता है, तो इसीलिए इसको आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है। तो ओलंपिक शपथ को किस ओलंपिक में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? 1972 म्यूनिख ओलंपिक। छठा प्रश्न, किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक दिए गए? 1904 सेंट लुई ओलंपिक में। इससे पहले पदक तो मिलते थे लेकिन उसमें काफ़ी विवाद हुआ करता था, तो उसको अस्थायी रूप से नहीं माना जाता था, लेकिन 1904 में ये तीनों पदक दिए जाने लगे। सातवां प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की स्थिति क्या होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की स्थिति, तो पहला नंबर है कि वो छल्ले आपस में गुथे हुए होते हैं। दूसरा नंबर डब्लू आकार में होते हैं, यानी छल्ले आपस में गुथे हुए होते हैं, तो किस आकार को ग्रहण किए हुए होते हैं? डब्लू आकार को। तीसरा है, 3 छल्ले शीर्ष पर होते हैं और 2 छल्ले आधार पर स्थित होते हैं। अब 3 छल्लों का जो रंग है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किन रंगों के छल्ले शीर्ष पर होते हैं, या कितने छल्ले शीर्ष पर होते हैं और कितने छल्ले आधार पर होते हैं। तो जो शीर्ष पर 3 छल्ले हैं उनका रंग है नीला, काला, लाल, और जो आधार पर हैं वो है पीला और हरा। आठवां प्रश्न, ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि को व्यक्त करता है और 5 महाद्वीपों के संघ एवं ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों की बैठक का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किससे संबंधित है? यानी यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो आपस में गुथे हुए 5 छल्लों से, यानी ये जो 5 छल्ले हैं उन्हीं के संबंध में यह कथन दिया गया है, जिसमें सांकेतिक रूप में ओलंपिक प्रतीक लिख दिया गया है। अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न, ओलंपिक छल्लों का रंग बाएं से दाएं क्या होता है? तो बाएं से दाएं होता है नीला, पीला, काला,
हरा और लाल। इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि बाएं से दाएं है या दाएं से बाएं। बस आपको ध्यान रखना है कि हम जो लिखते हैं, जो हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि, तो बाएं से दाएं लिखा जाता है, बस वही दिमाग में रखना है। और नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अब इसको मैंने एक ट्रिक के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की है। नीपी काहला, नीपी काहला, यानी जितने भी इसमें 5 जो शब्द लिखे गए हैं, उन 5 शब्दों के पहला जो अक्षर है उसको लिया गया है नी पी का हो ला। तो इसको एक साथ पढ़ लें तो हो गया नीपी काह ला, नीपी काह ला। और दूसरा ट्रिक है जो थोड़ा लंबा है, फिर भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि ये हमारे दिमाग में आ जाए। आसमान के नीचे सरसों के खेत में कोयले पर हरा मटर पकाकर खाए। तो आसमान नीला, सरसों पीला, कोयला काला, हरा तो हरा होता ही है, पकाकर, पकाना का मतलब हो गया लाल, यानी उसको भाई आग जलेगा तो लाल होगा ही। तो इसी ये एक सांकेतिक है जिसको हमें अपने दिमाग में रखना है। अगर ये आ जाता है तो आसमान के नीचे सरसों के खेत में कोयले पर हरा मटर पकाकर खाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।